चंद्र जी, आप खुद, जयंत वरई जी, आकाश जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया वापस से आज, क्योंकि आपने बताया था मुझे कि कोर्स स्टेप्स के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मुझे फिफ्थ पॉइंट दिया गया है, बी अ टीम प्लेयर, ये इसके साथ मैं जस्टिस कर सकूं, क्योंकि सभी लोग सिस्टम में हैं और सिस्टम में आने के बाद सभी लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव है। सर, ये मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या, आप मुझे बताइएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सभी लोग टीम बनाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, और सभी लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित हों। और वैसे भी इस सिस्टम में आने के बाद हम सभी लोग एक छोटी मोटी संस्था नहीं, एक बहुत बड़े व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो हम लोग एक कॉरपोरेट हाउस बन गए हैं। और हम में से हर आदमी एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट है, एक बहुत बड़ा टीम को लीड करने वाला है। तो हम लोग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आज इसे समझेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी, मैं इन तीनों के संदर्भ में आपसे बात करूंगा। और मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेकर के चलता हूं। आप सभी लोग जुड़िए मुझसे। मैं आज आपको CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ये बताना चाहूँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने थोड़ा सा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिलेट करके दिया यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं और आप सिर्फ एक टीम होते तो समझ में आता था। मैं और आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रहे हैं। और कल रात की मीटिंग जिसने भी अटेंड की है, आपने देखा होगा कि कॉरपोरेट एक एक्टिविटी थी जो थोड़े दिन पहले दिल्ली में की गई। और वो एक कॉरपोरेट एक्टिविटी थी, मतलब एक संस्था की तरफ से किया गया एक बहुत बड़ा मोटिवेशन आप उसे समझिए, या फिर एक ऐसा टीम वर्क और टुगेदरनेस किया गया था जिसने हम सभी लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज भी दिया। और हम सभी लोग भविष्य में जाकर के एक कॉरपोरेट बनने वाले हैं। तो आज मैं आपको इसको एक दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश करूंगा। जिम्मेदारी आप कैसी लेंगे, या कॉरपोरेट्स की क्या जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मैं और आप बड़ी सी टीम का हिस्सा भी हैं और बड़ी सी टीम बनाने वाले भी हैं, बड़ी सी टीम को लीड भी करेंगे। और जो एक साधारण आदमी पूरे जीवन भर में कमाता है, और हम सब लोग यहाँ पर कॉरपोरेट हाउस बन करके कैसे हजारों करोड़ या फिर पैसों की बात अगर हम ना भी करें तो भी एक अथाह संपत्ति के तौर पर हम कैसे विकसित होंगे और क्या रोल होंगे हमारे, मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। आप लोग देखिए कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। चाहे फिर आपको गोल अचीव करना हो, आपको जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हों उनके साथ मिल करके काम करना हो, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स हों, चाहे वो टीम के साथ या अपने कॉर्पोरेट हाउस के साथ सिंसियरिटी बनानी हो, मार्केट स्टडी करनी हो, एथिक्स को फॉलो करना हो, या सिस्टम में सस्टेन रहना हो। तो आप ये सभी चीज़ों को जब तक जिम्मेदार नहीं बनेंगे, इसमें से चीज़ें मिस करते रहेंगे हम लोग। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक से कवर करें। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि CSR की शुरुआत कैसे हुई है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे समझेंगे। आप भारतीय संस्कृति का हम सभी अंग हैं, और CSR भी भारतीय जो संस्कृति है उसका बहुत पुराना हिस्सा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो ये अवधारणा जो है ये मौर्यकालीन इतिहास में देखी गई थी। आपको मालूम है, सभी को मालूम है, हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है। एक समय हुआ करता था जब राजे रजवाड़ों का तो मौर्य वंश था उस टाइम पे, और इसके साथ साथ कौटिल्य वंश। तो यहाँ पर जो व्यापारिक दृष्टिकोण से जो भी चीज़ें होती थी, नैतिक प्रथाओं और सिद्धांतों पर जोर दिया जाता था। और हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम टीम को ऑपरेट करते हैं तो कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं हमारी। तो प्राचीन काल में भी गरीबों और वंचितों के लिए दान के रूप में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो किया जाता था। आप देखें कि भारतीय शास्त्रों में भी इसका काफ़ी कुछ जो है जिक्र मिलता है, जिसमें समाज के वंचित वर्ग, जो कमाई करने वाला वर्ग, अपनी कमाई उनसे साझा किया करता था। तो मैं और आप भी यहाँ पर अपनी टीम के साथ में इस सिस्टम में आने के बाद में बहुत कुछ साझा करते हैं। हम अपनी नॉलेज साझा करते हैं, हम अपने पैसे साझा करते हैं, हम अपनी ग्रोथ साझा करते हैं। तो भारत में चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो वंचित वर्ग हो, व्यवसायिक और नागरिकों की जिम्मेदारी होती है, व्यवसायों और नागरिकों की जिम्मेदारी होती है कि उनके लिए एक छोटी सी भूमिका निभाई जाए और उनके लाइफस्टाइल को बेटर किया जाए। तो जिम्मेदारी हमारी इस सिस्टम में आने के बाद यही हो जाती है कि हमसे जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति हमारी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं, और हम उनको फॉलो करें। और भारत, आप जानते हैं सभी लोग कि हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, और देश में जो है वो गांवों पर निर्भर है, और गांव जो है वो आत्मनिर्भर बने, इसके लिए काफ़ी सारे जो व्यापारी हैं, चाहे वो एक्चुअली कंट्रीब्यूट करते हैं। आप देखिएगा तो गांव की जो डेवलपमेंट है, चाहे वो पर्याप्त रोजगार मिले, भोजन मिले, रहने के लिए शेल्टर मिले,
कोई भी भूखा ना रहे, ये सभी चीज़ों का जो हिसाब किताब है बिजनेस हाउसेज देखते हैं, कॉरपोरेट हाउसेज देखते हैं। तो ये आप यूँ समझिए कि व्यवसायियों का जो है इन छोटे वर्गों को सपोर्ट करने का ये एक सिस्टम है, और इसी की वजह से जो है देश जो है वो तरक्की करता है, लोग तरक्की करते हैं। तो जिम्मेदारी लेने वाला जो काम है, ये अगर जिम्मेदारी ली जाती है तभी जाकर के वंचितों और पीड़ितों को सहायता मिल पाती है। तो हमारी टीम में भी कुछ ऐसा ही है कि हमारी टीम में जो भी थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, जिनके पास पैसों की थोड़ी किल्लत है, गेटअप जिनका थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों के प्रति अपनी कुछ जिम्मेदारियां निभाएं। सीएसआर क्या है, आप इसको भी समझ लीजिए कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें यही आता है कि अभी आपने देखा होगा कि जब कोरोना चल रहा है तो कोरोना में इस शब्द का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। आप यूँ देखिए कि टीवी पे कई बार, न्यूज़पेपर में कई बार हेडलाइंस आई हैं, और आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि रतन टाटा जी ने पीएम केयर्स फंड में इतने डोनेट किए। हमारा सिस्टम भी वैसे ही काम करता है, हमारे सिस्टम में भी क्राउड फंडिंग से पैसा आता है। क्राउड फंडिंग के बाद आने के बाद उस पैसों को सिस्टम जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, या सिस्टम से कैसे वो चीज़ें बंट जाती हैं, आप सभी लोगों ने देखा है। तो रतन टाटा जी ने जो पीएम केयर्स में करोड़ों का दान दिया, अंबानी ने फला फला करोड़ दान दिया, अदानी ने दान दिया, बिरला ने दान दिया, और कई बार सुना होगा आपने ये सब चीज़ें जब आई, और इसी की वजह से सरकार चली। इस लॉकडाउन में सरकार के पास भी सोर्स ऑफ इनकम क्या था? अगर ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं दिखाते, ये सब जिम्मेदारी नहीं दिखाते, जिस तरह से हमारे सिस्टम ने जिम्मेदारी दिखाई कि लॉकडाउन में भी लोगों के घरों में रोटी आती रही, उनको काम रहा, उनके पास पैसे जनरेट होकर के आते रहे, तो ये जो जिम्मेदारी निभाई सिस्टम ने, और इन कॉरपोरेट हाउसेज ने जो जिम्मेदारी निभाई, जिससे देश चला, और हमारे सिस्टम की वजह से हम सब लोगों का रोटी का जो चूल्हे की रोटी है वो चलती रही। तो इसमें आप देखिए सरकारी तिजोरी भी भरी, जहाँ से ये कॉरपोरेट हाउसेज ने जो फंड दिया, और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक, जिसकी वजह से सभी लोगों को काफ़ी बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, और सरकार को भी चलाने में काफ़ी हद तक मदद मिली। इवन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के टाइम पे देखिए, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश भी हैं, तो हमारे यहाँ पर औद्योगिकरण भी हुआ। जब उद्योग हाउसेज हैं जितने भी, चाहे मैंने नाम लिए जिनके, टाटा, बिरला, बाटा, गोदरेज, अडानी, सिंघानिया, बजाज, ये सभी उद्योगपति परिवार जो हैं, ये सब लोग खर्चा करते हैं इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए। हमारे सिस्टम ने भी अभी दिल्ली में इतना सारा खर्चा किया। खर्चा किस लिए किया गया है, मैं इसका क्रक्स लास्ट में बताऊंगा आपको कि क्यों कॉरपोरेट हाउसेज खर्चा करते हैं। तो संगठन जो है जब ये खर्चा करते हैं, इवन महात्मा गांधी जी का भी एक कोट है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब किसी के पास बहुत सारा पैसा आता है तो वो उस पैसे का मालिक, पूंजीपति ना रह करके वो उसका एक ट्रस्टी बन जाए, और ट्रस्टी के तौर पर उस ट्रस्ट का काम होता है कि जो भी दीनहीन लोग हैं या उस समुदाय को जो भी ज़रूरत है, आप सभी लोग रुपए, पैसे, धन दौलत से उसको सपोर्ट करें ताकि वो ग्रो हो सके। तो कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, जहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। महात्मा गांधी जी की बात से सहमत हूँ मैं, क्योंकि आप देखिए कि जितने भी गुजरातीज, मारवाड़ीज, इनकी अपनी एक कम्युनिटी है, उनकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी भी आदमी को डाउन नहीं रहने देंगे, हम उसको ओवरकम करने के लिए, उसकी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए हम लोग सपोर्ट सिस्टम एक क्रिएट करेंगे। और इसी तरह से आज ये विजय पंडित जी जो ऑपरेट कर रहे हैं, शरद चंद्र जी आकर के यहाँ पे निस्वार्थ हम लोगों को देने की कोशिश करते हैं जो नॉलेज है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको किसी ने कहा नहीं है कि आपको ये करना है, लेकिन ये बीइंग ग्रोइंग पर्सन, ये हमारा मॉरल ड्यूटी बन जाता है कि हमें अपनी सोसाइटी को, जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमें अपनी टीम को, जो हमारे डाउनलाइन में काम कर रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए काम करें। गतिविधियां क्या होती हैं सोशल एक्टिविटीज़ में, आपको मैं ये बता दूं कि जब ये सीएसआर या फिर आप इसे यूँ बोलिए, जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन है जब ये सपोर्ट करती हैं, तो ये कितनी सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रही हैं। और मैं और आप कहाँ स्टैंड करते हैं, मैं और आप अपने गिराबान में भी झाँक करके देखें कि क्या हम इसमें से कुछ भी कर रहे हैं। चाहे वो राष्ट्रीय धरोहर हो, कला संस्कृति या सुरक्षा की बात हो, इन सभी चीज़ों में, चाहे वो पुरानी हिस्टोरिकल इमारतें हों, इन सभी की सुरक्षा के लिए आप देखिए कि सरकार तो करती है, लेकिन ये कॉर्पोरेट हाउसेज भी फंड देते हैं कि एक काम कीजिए, ये हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन है और इसको आप इसमें लगाइए। मैं और आप कितना फंड अपनी टीम में दे रहे हैं उनके गेटअप को ठीक करने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, या फिर उनको कौन सा स्किल सेट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि वो ग्रो हों। आप देखिए कि पारंपरिक कला, हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करना, अनाथालय, छात्रावास भवन का निर्माण करना, वृद्धाश्रम की स्थापना करना, उनके भवन का निर्माण करना, रखरखाव और संचालन करना, मैं और आप भी यही सब कुछ करने वाले हैं आने वाले टाइम में। आप देखिए कि इन सभी जगहों पर, इवन हम अपने जो सीनियर्स हैं उनके बारे में सुनते रहते हैं कि उन्होंने आज इतने लाख रुपए इस स्थिति के लिए दे दिए, इतने कोरोना काल के लिए दे दिए, इतने राम मंदिर के लिए दे दिए।
तो ये क्यों कर रहे हैं? आप देखिए कि डे केयर जो सेंटर्स होते हैं उनके भवन का निर्माण हो, चाहे महिलाओं के लिए घर बनाना हो, छात्रावास बनाने हो, ग्रामीण खेलों को प्राधान्यता देनी हो, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेलों को, ओलंपिक खेलों को, पैरालंपिक खेलों को, जो भी फंड मुहैया करवाना हो, इनको जो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना हो, केंद्र सरकार का जो एजुकेशनल सिस्टम होता है उनको फंड मुहैया करवाना, पानी की समस्या, मिट्टी, हवा, जल की गुणवत्ता, प्राकृतिक संसाधन, जो भी देखिए आप, मैं इतने सारे नाम यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सभी वो काम हैं, अगर आपको अभी तक आपका ऑब्जेक्टिव नहीं मिला है कि आपको ग्रो होने के बाद किस में कंट्रीब्यूट करना है, तो ये सारे वो सेक्शंस हैं जहाँ पर हम लोगों को आने वाले टाइम में चैरिटी करनी है और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा क्योंकि हमारे पास पैसा तो अनकंट्रोल्ड आएगा और अगर पैसा अनकंट्रोल्ड आएगा तो हमें इन सभी चीज़ों की डेवलपमेंट के लिए भी काम करना है। फिर ग्रामीण विकास परियोजनाएं हो, पशु कल्याण हो, स्वास्थ्य की बात हो, असमानता जो समाज में पिछड़ा वर्ग है उसकी मदद हो, युद्ध में मारे गए शहीद हों उनकी विधवाओं के लिए कुछ करना हो, सशस्त्र बल हैं, सेनाएं हैं हमारे को, उनके लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम करना हो, तो क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मैं और आप सिर्फ सोचते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ परिवार चलाना है, मैंने 4 लोग टीम में जोड़े, मेरा काम सिर्फ 4 लोगों तक ही रहना है। अगर ये जितने भी मैंने कॉरपोरेट हाउसेस के नाम लिया, अगर ये सब भी यही सोचते कि नहीं मेरा काम सिर्फ मेरे परिवार का पेट पालना है, उसके अलावा मेरी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई समाज के लिए, लोगों के लिए, आर्मी के लिए, पानी जल के लिए, पशुओं के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं, तो क्या ये सोसाइटी को ग्रूम करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए काम करते थे? कतई नहीं। तो मैं और आप इस चीज़ को बिल्कुल समझें कि जिम्मेदारी का मतलब अभी तक हमें सिर्फ यही समझ में आता था कि 4 लोगों को लाना टीम में और उनके साथ में काम करना, लेकिन देश में इतना सब कुछ है करने के लिए, अगर हम अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझेंगे तो बतौर एंटरप्रेन्योर, क्योंकि हम सभी लोग एक बड़े व्यवसाय के रूप में उभरेंगे, हम लोग अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उभरेंगे और इस सिस्टम की ताकत है कि हम लोग एक बड़े जैसे वट वृक्ष बोलते हैं जो जिसकी की जो कभी नहीं मरता, शाखाएं उसकी हजारों लाखों और पूरे धरातल पे फैल जाती हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही ग्रो करना है और आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें आने वाले टाइम में ये सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं। इसका क्रक्स समझिए आप, निष्कर्ष इसका क्या है, क्योंकि ज़रूरी है निष्कर्ष समझना। तो कॉरपोरेट हाउस ये जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, जो भी खर्चा करते हैं, आप भी करेंगे, हमारे सिस्टम ने भी अभी किया। क्यों किया? क्योंकि जो जितना ज़्यादा खर्चा करेगा पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, आप देखिए कि उनकी नज़र में उनकी इमेज बेहतर बनती है। आप देखिए नेता लोग भी करते हैं, जब भी कभी इलेक्शन आने का टाइम आता है तो आप देखिए नेता लोग पब्लिक में आ जाते हैं, उनको लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है पब्लिक के पास जाना। बाकी टाइम वो हालांकि भूले रहते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी की बात करें कि अगर वो पब्लिक के बीच में आते हैं तो इससे उनकी छवि अच्छी होती, इमेज अच्छी बन जाती है और जितनी अच्छी इमेज होगी उतना अच्छा उनका काम होगा, उनका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिकेगा, वो अपने ब्रांडिंग ज़्यादा कर पाएंगे। क्यों ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं? मैं भी कभी कभी बोलता हूँ कि आप अपनी ब्रांडिंग तो कीजिए, आप अपनी टीम के लिए खर्चा तो कीजिए, थोड़ा टीम के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, उनके गेटअप के ऊपर, उनके बिजनेस मॉडल के ऊपर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जैसे आप ये करते हैं, ये चीज़ें जनता को बड़ी पसंद होती हैं। जनता को एक फूल का बुके भी देना बड़ा पसंद होता है, उसका पब्लिकली मान सम्मान करना बड़ा पसंद होता है। तो ये बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए दोनों हाथों में लड्डू जैसा होता है, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। तो अपनी पॉपुलैरिटी भी हो गई, पब्लिसिटी भी हो गई, जिम्मेदारी भी निभा ली और बदले में हमें बिजनेस भी मिल गया। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप इस तरीके से देखते हैं कि आपका खर्चा करना और आपका टीम के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट करना और टीम की सेहत को सुधारना और टीम की ग्रोथ को आगे लेकर के जाना, ऐसा करने में हमारा ही फ़ायदा है। तो और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने लोगों को भी लगता है कि ये लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी मगजमारी नहीं है, तो फिर शायद टीम का स्ट्रक्चर आज अंबानी का भी हमारे जैसे ही होता, अडानी का भी और बिरला, टाटा, बाटा का भी हमारे जैसे ही होता। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को एक बड़े व्यापक तौर पर विकसित किया और उन्होंने इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाया, इसलिए आज जाकर के आज उनकी छवि भी अच्छी है और लोगों के वो लोग रोल मॉडल बन पाए और हमारे मुंह पर, ज़बान पर यही गिनती के नाम आते हैं, इसके अलावा कौन से नाम आते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम डेवलपमेंट के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने सिस्टम में खुद को आगे की तरफ लेकर के जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कंसिस्टेंसी के बारे में। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं जीवन में। मैं आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बताता हूँ कि फील्ड चाहे जो भी हो, आप कुछ भी करते हो, चाहे वो कितना ही आपको बचकाना लगता हो, नापसंद हो, लेकिन कंसिस्टेंसी की ताकत होती है कि अगर आप किसी चीज़ को करने लगे तो वो आपको उसमें सफलता दिला देती है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्थिरता। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कंसिस्टेंसी का जो उद्गम है आप ये भी समझेंगे तो आज से 1500 साल पहले लैटिन भाषा में हुआ था। लैटिन भाषा जो है आप देखिए, कंसिस्टर और कौन का मतलब है, इसका मतलब होता है सिस्टर, एक का मतलब होता है साथ, कंसिस्टर का मतलब होता है साथ, सिस्टर का मतलब होता है स्थिर रहना।
तो दृढ़ रहना, आप यूँ समझिए कंसिस्टेंसी का मतलब ही है दृढ़ रहना। जितने लोग भी स्टेबल हैं या फिर लगातार किसी चीज़ में काम करते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। फिर छोटी से छोटी एक्टिविटी लीजिए, चाहे वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठने की बात हो। जो कंसिस्टेंस हैं वही लोग सुबह उठ पाएंगे, जो लोग कंसिस्टेंसी दिखाते हैं वही लोग सुबह जाकर के एक्सरसाइज कर पाते हैं। कई लोग एक दिन जाते हैं और 4 दिन सोते हैं। तो ऐसी इनकंसिस्टेंसी से काम नहीं चलता, और टीम बिल्डिंग में तो ये कतई नहीं चलता। टीम बिल्डिंग में आपको टीम प्लेयर का रोल प्ले करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि छोटा सा बदलाव अगर आप लाते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ ट्रेमेंडस चेंजेस हो सकते हैं। आप देखिए कि जब कभी टीवी सीरियल आते हैं, आप हमेशा टीवी सीरियल्स को देखते हैं। टीवी सीरियल्स रोज़ एक ही वक्त पर क्यों आते हैं? अगर ये आज 12 बजे आए, कल 2 बजे आए, परसों 4 बजे आए, ये इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी। और ये इनकन्सिस्टेंसी की वजह से उसे क्राउड नहीं मिलेगा, उसका टीआरपी नहीं बढ़ेगा, लोग उसको देखने के लिए नहीं आएंगे। तो स्थिरता बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा टीवी सीरियल भी अपने नियत टाइम पे आता है। आप सुबह की 7 बजे वाली मीटिंग एक दिन 7 बजे शुरू हो, एक दिन 6 बजे शुरू हो जाए, किसी दिन 5 बजे शुरू हो जाए, किसी दिन 10 बजे शुरू हो जाए, तो ये इनकन्सिस्टेंसी होगी। ये इसका मतलब है कि लोगों का भरोसा खो देंगे हम। कंसिस्टेंसी भी लोगों में भरोसा लेकर के आती है कि भाई ये लोग कंसिस्टेंस हैं, इनके साथ जुड़ो, इनके साथ स्थिरता बनी रहेगी, हम सीखते रहेंगे, लगातार हमारे जीवन में बदलाव आता रहेगा। तो टाइम जो है वो अपने आप में आपको ग्रूम करवाता है। आपको मैं बताऊं कि अगर कंसिस्टेंसी के एग्जांपल की बात करें क्यों इतनी ताकतवर होती है, तो आप इसको यूं भी समझिए कि ये हमारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर देती है। हमारा जो वजूद, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, तो ये आपके अंदर एक सुपर पावर जगाती है। और आपका बिलीफ सिस्टम इतना तगड़ा हो जाता है कि आप कोई भी चीज़ कर पाते हैं। आप एक शराबी को ले लीजिए, मैं यहाँ पे एक शराबी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो अंकल 50 साल से कंसिस्टेंट हैं और शराब पीते हैं, आप उनके पास जाइए और उनको बोलिए कि अंकल आप शराब छोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है, आप कहेंगे और वो आपकी बात मान लेंगे? उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया इस चीज़ को, लगातार उस चीज़ को इतना अभ्यास किया उन्होंने कि वो चाहेंगे भी तो नहीं छोड़ पाएंगे। उनकी आइडेंटिटी बन जाती है, उनके अंदर उनका वजूद बन जाता है कि भाई देखो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तो जब आप एक गलत आदत को लगातार अभ्यास करके आप पक्का कर सकते हैं, तो आप एक अच्छी आदत को भी तो पक्का कर सकते हैं। आप डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, आप अच्छे लर्नर बन सकते हैं, आप अच्छा कुछ स्टडी कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें भी आपके व्यक्तित्व में आएंगी। जब एक शराबी अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए तैयार नहीं होता, उसको लगता है कि कुछ भी हो जाए, सुबह और शाम इतनी चाहिए, मतलब चाहिए। कई लोग तो बिना पानी के पी जाते हैं, और इतनी पी जाते हैं आधे घंटे के अंदर अंदर कि एक खंबा खाली कर देते हैं वो लोग। तो ऐसा लगता है कि यार इतना कैसे कर डालते हैं। आप इसे यूँ ही समझिए कि कमाल कंसिस्टेंसी का है। उनका आइडेंटिटी शिफ्ट हो गया। अब वो शाम जैसे ही होती है, उनका लीवर वो जूस बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि अब दारू नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। और वो लगातार इस चीज़ पे लगे रहते हैं। और देखिए कि उनका लीवर डैमेज हो जाए, उनको चलता है, लेकिन वो दारू नहीं छोड़ पाते। कंसिस्टेंसी की बात है ये। तो जब कोई बुरी आदत लगातार अभ्यास से पक्की की जा सकती है, आपने सुना होगा वो स्टेटमेंट हम लोग बार बार बोलते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुधार। तो जड़मति मतलब जो जड़ बुद्धि का भी आदमी होता है वो भी पक्का हो जाता है अगर किसी चीज़ का लगातार वो अभ्यास करता है। तो अगर एक शराबी इस चीज़ को प्रैक्टिस करके पक्का हो सकता है, उसकी आइडेंटिटी शिफ्ट कर सकता है, तो कोई भी अच्छा काम करके भी अपनी आइडेंटिटी को बना सकता है। तो चलिए इसके आगे भी मैं आपको ये बताता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन जो होता है, डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो डिस्ट्रैक्टेड माइंड इज़ एन अनहैप्पी माइंड। जो भी नाखुश लोग हैं उनकी भी आइडेंटिटी होती है। कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं, उनकी आदत होती है, उनके सामने कितना भी अच्छा चीज़ का प्रेजेंटेशन हो जाए लेकिन वो लोग नेगेटिव भी बोलेंगे। उनका मुंह जब खुलेगा तो वो पॉजिटिव देख ही नहीं सकते। वो डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं, बस अपनी एनर्जी और पूरे टैलेंट को वो घुसा देते हैं नेगेटिव चीज़ों को ढूंढने में। तो डिस्ट्रैक्टेड माइंड हमेशा नाखुश रहता है। उनको एनर्जी तभी मिलती है जब वो उनके साथ कुछ अच्छा हो ना, तो उनको लगता है नहीं यार कुछ अच्छा हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो भी खराब है। जब तक खराब ना हो तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो आपको ये भी देखना है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अच्छी चीज़ों को आपको फोकस करना है, कॉन्फिडेंट बने रहना है। आपको हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए लगातार काम करना है। मैं आपको कंसिस्टेंसी का एक एग्जांपल और बताता हूँ कि अगर राइटर से किसी से पूछा जाएगा आप कंसिस्टेंसी हमारे गति को मोमेंटम में लेकर के आती है। मोमेंटम का मतलब आप यूँ समझिए कि अगर कोई किताब लिखता है, कोई ब्लॉगर है, ब्लॉग लिखता है यूट्यूब पर, तो आप यूँ देखिए कि वो उसका मूड अच्छा है या ख़राब है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जिस दिन आपका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तब बात अलग है। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, आप देखिए थोड़ी सी सर्दी होगी तो वो घर नहीं बैठ जाते, एक दिन पैर दुख गए तो वो घर नहीं बैठ जाते, वो लगातार उठते हैं और रोज़ सुबह नियम से जाते हैं। तब तो आजू बाजू पड़ोसी भी लोग कहते हैं कि यार ये बड़ा कंसिस्टेंट आदमी है, सर्दी गर्मी तूफान बरसात इसको कोई नहीं रोक सकता। छवि बनती है, एक आइडेंटिटी अलग से बनती है। तो यहाँ पर ये दिखाया हुआ देखिए कि अगर आप लिखना शुरू करते हैं तो आपके मूड से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मूड कितना सही है कितना ख़राब है।
लेकिन आप हो सकता है कि शुरुआत करें और आपने सोचा हो कि रोज़ मैं 200 शब्द लिखूंगा। अगर आप कोई किताब लिखने जा रहे हैं, आपने डिसाइड किया कि मैं 200 शब्द लिखूंगा, तो हफ्ते में 200 शब्द का मतलब है कि 7 दिनों में लगभग 1500 शब्द लिखने पड़ेंगे। उसे कम कर दीजिए, थोड़ा सा गोल अपना छोटा कर सकते हैं आप, क्योंकि छोटे गोल को अचीव करना आसान होता है। तो आप 1000 ही शब्द लिखिए, 15 मिनट का ही अभ्यास कीजिए रोज, लेकिन कीजिए। जितने लोगों को भी किताब पढ़ने में आलस आता है, किताब पढ़ते ही नींद आ जाती है, उतने लोग पहले कोई इंटरेस्टिंग किताब पढ़िए। क्यों बोरियत वाली किताब पढ़ते हैं? दिमाग का एक जो कंडीशनिंग होती है, उसको जो चीज़ अच्छी लगती है उसमें वो रस लेता है। कई बच्चे जो हैं जब वो बुक्स अपने उठाते हैं तो उनका मुंह खुलने लगता है, उबासी आने लगती है। उनको पहले कुछ इंटरेस्टिंग किताबें पढ़ने के लिए दीजिए जो उनका मनोरंजन करेंगी, और जब उनका माइंड का कंडीशनिंग हो जाएगा कि बुक पढ़ने से मज़ा आता है, फिर उनको उनका मैथ्स दीजिए ना, उनका साइंस दीजिए, उनका कोई भी सब्जेक्ट दीजिए, वो उसे भी कर पाएंगे। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, रोज़ाना वो पढ़ने के लिए बैठने चाहिए। इसी तरह आप भी अगर रोज़ाना पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 15 मिनट का अभ्यास आने वाले समय में आपको हो सकता है बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा सिस्टम लीड करने का अवसर दे। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को कंसिस्टेंट बनाइए, और कंसिस्टेंसी में ज़रा सा कोई भी चीज़ सीखने को मिले तो आप यूँ समझिए कि हमारे लिए ब्रेक थ्रू होता है। छोटे छोटे ब्रेक थ्रू चाहिए होते हैं हमें, कि अगर ये चीज़ मुझे मिल जाए ना तो मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाए। आप इसे यूँ समझिए कि अगर कोई गाना गाना सीखना चाहता है, तो जब पहली बार गाएगा तो गले के वो स्वर ही नहीं खुलेंगे, वो चिल्ला चिल्ला करके उसका गला दुखने लगेगा। तो आपको अगर किसी को अच्छा स्वर सिखाना है, अच्छा गाना सिखाना है, तो उसे रोज़ाना किसी संगीतकार के पास भेजना पड़ेगा। कोई माउथ ऑर्गन सीखना चाहता है, कोई गिटार बजाना सीखना चाहता है, कोई क्रिकेट ही सीखना चाहता है, तो कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो टीम बिल्डिंग में तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको रोज़ाना नए लोगों से रूबरू होना है। तो अगर आप टीम बिल्डिंग के स्किल्स को नहीं सीख रहे हैं, उसको लगातार प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल जैसे नए गवैये का गाना गाते टाइम गला पक जाता है, गला दुखने लग जाता है, तो उसी तरह आपके साथ भी हालत होगी। लेकिन अगर आप इसको रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे स्वर खुलने लगते हैं, सुरीला बन जाता है आदमी। इसलिए आप देखिए, साइंटिस्ट, राइटर, कलाकार, कोई भी इनके सामने कोई भी चैलेंज होता है, ये इसके ऊपर लगातार काम करते हैं, सीरीज में काम करते हैं। इसरो का कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया तो इसरो ने शट डाउन थोड़ी कर दिया, इसरो ने वापस काम किया, और कल कितने सारे सैटेलाइट लॉन्च कर दिए उसने। तो निरंतर अभ्यास, निरंतर कंसिस्टेंसी जो है किसी भी काम में सफलता दिलाती है। जिसके भी बॉडी पे 6 पैक्स आते हैं, बॉडी मसल्स उसकी ग्रो हो जाती हैं, एक दिन का कमाल नहीं होता। मैं और आप एक ही दिन भागने जाएंगे तो दूसरे दिन पैर जो हैं वो खुलेंगे नहीं हमारे। तो भागने का भी एक प्रोसेस होता है कि धीरे धीरे करके दौड़िए। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ने वाले लोग हैं, तो आप देखिए कि बड़ी बड़ी मैराथन है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ने वाले लोग हैं, हमारे जैसे साधारण आदमी हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी ने उनको सफल बनाया है। तो आप ये कंसिस्टेंसी जो मोमेंटम लेकर के आती है, उसी से सफलता मिलती है। तो आप कंसिस्टेंट बनिए, ये आपके जीवन में बहुत सारी सफलता दिलाएगा। मैं आपको अगले स्लाइड की तरफ लेकर के चलता हूँ, अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका कोई तो भी मेजरिंग स्केल होगा। एक फीमेल अगर किचन में खाना पकाती है तो उसको पता होता है कि इस टाइम पे जाकर के खाना पक जाता है, इस टाइम पे जाकर के चावल पक जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी है ये। अगर वो नहीं रखेगी इस चीज़ का हिसाब किताब तो गड़बड़ हो जाएगा, या तो चावल कच्चे रह जाएंगे या ओवर कुक्ड हो जाएंगे, पतीले में चिपक जाएंगे। तो आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या होती है अकाउंटेबिलिटी, मैं आपको समझाता हूँ। आप देखिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि अकाउंटेबिलिटी इन द वर्क प्लेस, किसी भी कार्य क्षेत्र में अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि ऑल एम्प्लॉयज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन, बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड डिसीजन। जो भी आपके कार्य क्षेत्र में जो भी चीज़ें होती हैं आपके वर्क प्लेस पे, हर आदमी अपने एक्शंस के लिए, अपने व्यवहार के लिए, अपनी परफॉर्मेंस, जो प्रोडक्टिविटी आप देते हैं कि आप कितना काम कर रहे हैं, कितने लोगों को टीम में जोड़ रहे हैं, कितना प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, और डिसीजन मेकिंग, ये सभी चीज़ों के लिए हर आदमी जिम्मेदार होता है। कोई भी सीनियर आकर के या कोई भी जूनियर आकर के किसी पे बिल नहीं फाड़ सकता कि भाई तेरी वजह से हो गया, तेरी वजह से हो गया। फिर आप टीम प्लेयर नहीं है, आप अकाउंटेबल नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि हर आदमी का पूरा पूरा जिम्मेदारी हो इन चारों लेवल्स पे। कमिटमेंट को बढ़ाता है लोगों के बीच में, मोरल बूस्ट करता है लोगों का ये। अगर आप अकाउंटेबल हैं, आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, तो लोगों की परफॉर्मेंस जब इम्प्रूव होती है, लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ता है, और एम्प्लॉयज़ जो हैं मोरली अगर बूस्ट होते हैं तो वो किसी भी चीज़ को, किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने स्टाफ का, अपनी टीम का, आपका काम है मॉर्निंग में मोरल बूस्ट करना। आज विक्ट्री स्कूल जो है, विक्ट्री स्कूल अपनी मॉरल ड्यूटी समझता है कि भाई मैं रोज़ सुबह 7 बजे हाजिर हूँ। जयंत बरई जी चाहते हैं, विजय पंडित जी चाहते हैं, शरद चंद्र जी चाहते हैं कि भाई हम लोग रोज़ सुबह सुबह आएंगे, ताकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि हम अकाउंटेबल रहें, लोगों का विश्वास हमारे प्रति बढ़े और लोग डट के काम करें। तो लोगों का मोरल बूस्ट करने का भी एक बहुत बड़ा तरीका होता है। अकाउंटेबिलिटी जो है कई सारी जगह पर लैकिंग होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर आदमी जिम्मेदारी लेता नहीं है।
हर आदमी अगर जिम्मेदारी ले ले तो चमत्कार हो जाए। क्यों लैकिंग की वजह से क्या क्या नुकसान होंगे आप इसको समझिए कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप जिम्मेदारियों को लाइटली लेंगे तो क्या क्या नुकसान होगा। आप देखिए कि एक तो टीम का मोरल जो है वो कभी बूस्ट नहीं होगा। काफ़ी सारे लोगों को आपने सुना होगा कि मेरे पास 3,000 लोगों की टीम है, मेरे पास 300 लोगों की टीम है, लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, मैं कुछ भी बोलता हूँ ये लोग काम ही नहीं करते। तो आप अकाउंटेबल नहीं है, सरकार आपकी वजह से आपकी टीम चार्ज नहीं होती। आप देखिए ना, लोग तो उपद्रव करने को तैयार हो जाते हैं। लीडर एक बार आवाज़ उठा दे कि भाई यहाँ पर जाना है, ये बंद करना है, ऐसा चक्का जाम करना है, ये करना है, वो करना है, गलत काम के लिए लोग लोगों को मोटिवेट कर लेते हैं। तो मैं और आप ऐसा बोलते हैं कि यार मेरे लोग तो मेरी सुनते ही नहीं। तो फिर तो ये तो वही हो गया कि मतलब आपका बंदर है लेकिन आप मदारी होने के बाद भी आप उसको नचा ही नहीं पाते हैं। आपके हाथ में जो पावर है कि आपका बंदर है तो आपके पास ही डमरू है, आपके पास ही छड़ी है, आपका ही सिखाया हुआ ट्रेंड किया वो आदमी है, क्यों नहीं काम कर रहा। या तो आप अकाउंटेबल नहीं है क्योंकि आप इसे जिम्मेदारी नहीं समझते, आपको लगता है आपका सीनियर आकर के सिखाएगा। ऐसा नहीं है। टीम का मोरल बूस्ट करने के लिए अगर आपको चाहिए कि आपकी टीम का मोरल बूस्ट रहे तो आपको अपने अंदर से अकाउंटेबिलिटी जनरेट करनी पड़ेगी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं ले रहे हैं तो टीम का मोरल डाउन रहेगा। जो प्रायोरिटीज़ होती हैं अक्रॉस द टीम, जो प्राधान्यता होती है कि टीम में आपको पहले क्या करना है। कई लोगों का काम होता है कि बस आईडी लग गया उसके बाद मुंह मत दिखाना, तू जा और अपना जो कर सकता है कर। ऐसा नहीं होता। आपकी प्रायोरिटी है कि जब तक एक आदमी सीख नहीं जाता, आप देखिए कि जिम में कोच मिलता है, वो जो पर्सनल ट्रेनर मिलता है वो तब तक पीछे खड़ा रहता है जब तक आप पूरा वर्कआउट कंप्लीट नहीं कर लेते। टीचर मिली होती है क्लास में कि वो तब तक रहती है जब तक उसका सेशन समाप्त नहीं हो जाता। तो रोल होता है इनका। आपका क्या रोल है? आपने सिर्फ 2250 रुपये लिए, उसमें से 1200 रुपये आपको मिल गया, आपका रोल खत्म हो गया। यही थी प्रायोरिटी आपकी एक आदमी के प्रति। आप यूं समझिए कि आपकी प्रायोरिटी है कि वो आदमी जब तक बैटिंग नहीं सीख जाता, वो आदमी जब तक जाकर के लोगों को कन्विंस करना नहीं सीख जाता, लोगों को हैंडल करना नहीं सीख जाता, नए लोगों को जोड़ना सीख नहीं जाता, तब तक हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसके स्किल सेट को इम्प्रूव करें, हम उसके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, हम उसके बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें, हम उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, उसके व्यक्तित्व में जो भी त्रुटियां हैं हम उन सभी चीज़ को दूर करें। अगर टीम के प्रति, पूरी टीम के प्रति अगर हमारी ये ड्यूटी बनती है और हम इसको समझते हैं तो हम अकाउंटेबल हैं, तो हमारी टीम ग्रो करेगी। और अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो टीम की ग्रोथ का तो फिर भूल जाइए, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे। आप सोच रहे हैं हलवा मिल जाए मुफ्त में, करना कुछ ना पड़े। तो ऐसा नहीं होगा। जितने भी सीनियर हैं और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, और हम सभी हैं सीनियर और एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि हम सभी की डाउनलाइन में लोग आएंगे और ग्रो होंगे, हम सभी को प्रायोरिटी पर रखना है कि पहले पीपल, वही आपकी टीम बनाएंगे, वही आपके लिए नए क्लाइंट्स लेकर के आएंगे, वही आपको बिजनेस देने वाले हैं। आप देखिए कि एम्प्लॉयज़ बिकम लेस एंगेज्ड, लोग काम में ध्यान कम देते हैं। आप देखिए कि आईडीज हम बड़ी सारी ओपन करते हैं, लोग हम बड़े सारे सिस्टम में लेकर के आते हैं, लेकिन लोग काम ही नहीं करना पसंद करते, एंगेज ही नहीं होते। उनके बाकी काम दिखाई देते रहते हैं उनको, क्योंकि आपने भी अपने काम को सेकेंडरी रखा हुआ है। आप देखिए, मैं कई बार ये बोलता हूँ कि बात करते करते आप देखिए बीच में ही फ़ोन उठा लेते हैं। यहाँ पे 1000 लोग बैठे हैं, आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अचानक से आप 1000 लोगों को होल्ड पे डाल देते हैं कि चलो ठीक है 2 मिनट रुकिए आप, मैं ज़रा पहले फ़ोन निपटा करके आता हूँ। तो ये तो वही बात होगी कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन करते टाइम उसने पेट वेट फाड़ दिया है और उसके बाद कहता है यार रुक जाओ ज़रा मैं चाय पी करके आता हूँ, खुला रहने तो, पेट खोल तो दिए ही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। लोग एंगेज होंगे तब जब आप उस काम में एंगेज होंगे। 100% आपकी एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिस्टम के साथ एंगेज हैं, लोगों के साथ एंगेज हैं, तो आपके लोग भी आपके साथ, आपके स्टाफ वाले, आपकी टीम वाले भी आपके साथ एंगेज होकर के काम को अच्छे तौर तरीके से करेंगे। द टीम और इंडिविजुअल इज़ नॉट मीटिंग गोल्स। और अगर ऐसे ही रहा ना तो चाहे टीम हो चाहे आप हों, अगर आप अकाउंटेबल नहीं हैं, आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, आप कोई मापदंड नहीं रखते हैं, तो ना तो आप अकेले और ना ही टीम कहीं पर भी नहीं पहुंचते हैं। वो फिर गोल में झोल ही होता है, कहीं कोई नहीं पहुंचता, कोई अचीवमेंट नहीं होती। और जिन्होंने गोल रखा है, अकाउंटेबल हैं, आप देखिए उनकी टीम में कई सारे क्वाड्स बन रहे हैं, लगातार उनके टीम में लोग ग्रो हो रहे हैं, लगातार उनका टीम का साइज ग्रो हो रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी चाहिए टीम को जिताने के लिए भी, और आपको अपने काम को और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए भी आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। लो लेवल्स ऑफ ट्रस्ट, आप देखिए कि आपकी टीम का अगर विश्वास कम है आपके ऊपर या टीम के ऊपर या फिर सिस्टम के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये अकाउंटेबिलिटी की कमी है। आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, आप अकाउंटेबल नहीं मानते अपने आप को कि भाई इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। इसी वजह से आपकी टीम जो है उसका विश्वास कम है, और हाई टर्नओवर जो होता है वो भी मुश्किल होता है। जिस टीम में अकाउंटेबल लोग कम होते हैं, जिम्मेदारी लेने वाले लोग कम होते हैं, उस टीम का टर्नओवर हमेशा कम रहता है। एक दूसरे के ऊपर धकेलने वाला काम बहुत रहता है। वो एक दूसरे के ऊपर टालम टोल करेंगे, धकेलते रहेंगे कि भाई तुझे करना चाहिए था, तू क्यों नहीं करके आया, और तू बता जहाँ होगा वहीं मैं चलूँगा। तो ये सब जितनी भी अलुल जुलुल की बातें हैं, ये हाई टर्नओवर को करने से रोकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक स्वर में
आप कोई भी चीज़ बोलें और आपकी वो चीज़ें अचीव हों, तो आपको सबको मिल करके हाई टर्नओवर के लिए भी आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो ये तो था कि कमी की वजह से क्या क्या हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अकाउंटेबल हैं तो आप क्या क्या चीज़ें अपनी टीम में गेन कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप अकाउंटेबल हैं तो लीड बाय एग्जांपल बनिए एंड होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल फर्स्ट। आप खुद को जिम्मेदार समझिए सबसे पहले। जितने लोगों को भी लगता है कि वो अपनी टीम में बहुत कुछ बढ़िया करना चाहते हैं तो उनको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप किसी के ऊपर किसी के नाम का बिल फाड़ करके काम नहीं चला सकते, एक दूसरे के ऊपर धकेल करके काम नहीं चला सकते कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। जिम्मेदारी हमारी है, परिवार हमारा है, टीम हमारी है, देश हमारा है, तो जिम्मेदारी भी तो हमारी हुई, अकाउंटेबल हम ही हुए ना। हम किसी के ऊपर क्यों आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि नहीं इसकी वजह से ऐसा हो गया। अरे भाई पढ़ाई आप नहीं करते हो, विषम परिस्थितियों में पढ़ने वाले अंबेडकर जी भी तो थे, और देश के पता नहीं कितने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश में या लाल बहादुर शास्त्री जी भी तो हैं। आपने देखा होगा कि पास्ट की जितनी भी हिस्ट्रीज हम पढ़ते हैं उसमें उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली और अपने लेवल पर चीज़ों को ग्रूम किया और देश के बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। इस सिस्टम में भी बड़े पदों पर पहुंचा जा सकता है, आप अगर अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं तो। आपके लिए कोई और कैसे लड़ने आएगा। ये तो वही बात होगी कि किसी को वजन को कम करना है और वो कह रहा है तू मेरे से 5,000 रुपये ले ले, जा एक्सरसाइज भी कर ले तो मेरा वजन कम हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पेट आपका ज़्यादा है, भागना आपको पड़ेगा। आप भागना नहीं चाहते, आप सोच रहे हैं कि उसकी जगह मैं किसी आदमी को हायर कर लूँ, वो आदमी भागेगा और वजन मेरा कम हो जाएगा। तो ये अकाउंटेबिलिटी वाली बात ही नहीं हुई। आपको वजन कम करना है तो आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। आपके हिस्से का दर्द कोई नहीं ले सकता, तो आपको अपने आप को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा और लीड बाय एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। गांधी जी की भी एक स्टोरी है ना कि जब वो शक्कर खाने के किसी को सलाह छोड़ने की सलाह देते हैं तो सबसे पहले वो खुद शक्कर खाना छोड़ते हैं, उसके बाद वो किसी को एडवाइस करते थे। तो आपको ये देखना है कि किसी चीज़ की सलाह आप कब दे रहे हो, जब आप खुद उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। जितने लोग भी एक आईडी की हिमायत करते हैं यहाँ पर आकर के, मैंने कई बार नॉक किया है कि बहुत सारे लोग आकर के प्रवचन देते हैं यहाँ पर कि एक आईडी पे काम करो, एक आईडी पे काम करो। ठीक है, एक आईडी पे काम करना है। अगर आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपकी कितनी आईडी है, तो बोलेंगे 300 आईडी है मेरी, तो पर तू एक आईडी पे काम कर। कई बार ये सेल्फिशनेस वाली बात भी हो जाती है। हो सकता है आपके परिवार में आप और आपके 2-3 बच्चे हों और वाइफ हो, माता पिता भी हों। चलिए अब तो रॉयल्टी आ गई है, आने वाले टाइम में आप देखिए सबके खाते में पैसे आएंगे, तो भी क्या आप एक ही आईडी पर काम करते रहेंगे। आप कम से कम इन लोगों की आईडी खोल करके तो रखिए। कल को सिस्टम में हो सकता है 1,000 जो आज आपको दिखाई दे रहे हैं कि 26 लाख लोग हैं, या फिर आने वाले टाइम में 1 करोड़ लोग हो जाएंगे। आप नहीं चाहते कि उनका नंबर भी आए, ठीक है, उनकी आईडी अपडेट मत कीजिएगा। आने वाले समय में जब उनके पैसे आएंगे, रॉयल्टी से इकट्ठे हो जाएंगे, तो अपग्रेड कर दीजिएगा। लेकिन आप मल्टीपल आईडीज भी लगा सकते हैं, इस सिस्टम में काम कर सकते हैं। आप किसी भी बड़े व्यापारी संगठन के पास जाएंगे, आपको क्या लगता है कि अंबानी, अडानी, बिरला, बाटा, टाटा कल को कोई मिल जाए, आप सिर्फ एक आईडी 2250 रुपये में उसे लॉगिन करेंगे कि भाई तू अपने लेकर। क्या वो अपनी वाइफ, अपने बेटे, अपने बेटी के लिए नहीं लेना चाहेगा? तो आप उसे मना कर देंगे कि नहीं मत लो, क्योंकि हमारे सीनियर ने कहा कि एक ही आईडी पे काम करना है। मैं आपको बताऊं सिस्टम में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप मल्टीपल आईडीज भी बना सकते हो। आप क्या अफोर्ड कर सकते हो आपको वो देखना है। ये नहीं करना है कि एक के नीचे एक के नीचे एक लगाते गए, फिर आप फंस जाओगे क्योंकि आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे। आप अपनी 1 रो में फर्स्ट लाइन में सबको लगाओ, और जो भी हाई क्वालिटी वाले लोग आ रहे हैं आप उन्हें कोशिश कीजिए, आप उन्हें सेकंड लेयर में फिक्स कीजिए, क्योंकि वो आपको 7-8 लेवल तक टीम बना करके दे जाएंगे। और अगर आप सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को सिर्फ काटना चाहते हैं तो आप 5वें लेवल पे लगाइए, 4थे लेवल पे लगाइए, और वो 1.5 शाना आदमी भी अपने 4थे लेवल पे लगाएगा, आपके 8 लेवल से बाहर हो जाएगा। तो आप अपने पैसे कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश होकर के मत सोचिए। आपने अगर, चलिए मानता हूं मैं कि एक ही आईडी पर काम कीजिए, आप मानते हैं, कई बार मैंने सुना है लोग बोलते हैं कि कल को अगर हम मर गए तो क्या होगा। तो मर गए तो वो 4 बच्चे आपके इस एक आईडी के लिए झगड़ा करेंगे, वो भी एक दूसरे को मार काट डालेंगे। तो चारों के लिए 4 आईडीज खोल करके रखिए। चलिए एक ही आईडी पर काम कीजिए। मैं कहता हूं कि कल को बाय डिफॉल्ट इन केस अगर सिस्टम से किसी वजह से आप एमेथिस्ट हैं, क्वार्ट्ज लेवल पर हैं, और आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, आपकी तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, आप क्या करेंगे उस टाइम पे? उस टाइम आपको सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए होगा, उस टाइम आपको सेकंड प्लान बी नहीं चाहिए होगा। इसलिए भी आप 2-3 आईडी तो जनरेट करके रखिए जो आपके परिवार की तो हो कम से कम, ताकि कल को जरूरत पड़ने पर, इमरजेंसी की स्थिति में आपके पास एक ऑप्शन और हो। प्लान बी हमेशा रेडी रखिए। किसी भी सिंगल आई पर निर्भर मत रहिए और सिंगल आईडी पर भी निर्भर मत रहिए। तो लीड बाय एग्जांपल बनिए और जो है उसी को प्रमोट कीजिए। बहुत सारे लोग गलत प्रमोशन करते हैं, तो गलत प्रमोशन आप ना करें। सेकंड चीज़ है वर्क ऑन योर फीडबैक स्किल्स। आपको अपनी फीडबैक की स्किल सेट के ऊपर भी काम करना है। कई लोग जब फीडबैक देते हैं तो सिर्फ नेगेटिव देते हैं कि तेरे अंदर ये गलती है, तेरे अंदर ये कमी है, जबकि फीडबैक का मतलब होता है कि प्लस और माइनस दोनों चीज़ें आपको बतानी है कि आपके अंदर ये अच्छा है और ये कुछ और चीज़ें अच्छी की जा सकती हैं। कमी बताने की बजाय आप उसे अप्रिशिएट कीजिए और ये बताइए कि भाई देखो आपके व्यक्तित्व में ये हंसी बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ बहुत लाउड एंड क्लियर है,
लेकिन बोलते वक्त ये शब्दों में इतना इतना गैप चाहिए। अगर ये आप कर लेते हैं तो इससे आपका बहुत और फायदा होगा। आप जब किसी को बताते हैं आप उसे बताइए कि भाई देख, तेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन जब तू बात करता है तो तेरी आंखें जरा है ना इधर उधर भटकती बहुत हैं, इधर उधर रोटेट बहुत होती हैं। चलिए ठीक है, आदमी से बात कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी फीमेल से बात कर रहे हैं आप और आंखें इधर उधर भटक रही हैं आपकी, तो आपको नहीं लगता कि आपको सामने वाला जो है वो गलत इंटरप्रेट कर लेगा? किसी फीमेल से आप बात कीजिए, अगर किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, आप बैठे हैं, आप इधर उधर देखिए, उसको लगेगा यार घर में क्या ताका झांकी कर रहा है ये आदमी। तो आपका आई कांटेक्ट कितना स्टेबल होना चाहिए। तो आपको ये छोटी छोटी व्यक्तित्व विकास की चीज़ें हैं। अगर आप ये सामने वाले को नहीं सिखा रहे हैं और आपको सिर्फ 2250 रुपये और 1200 रुपये दिखाई देते हैं, फिर तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपको आपकी टीम को भी डेवलप करना है, आपको अपनी फीडबैक स्किल्स के ऊपर भी काम करना है। जब यहाँ पर फीडबैक पूछा जाता है कि चलिए ये चीज़ बताई गई, अब आप फीडबैक दीजिए, तो फीडबैक आउट ऑफ डायरेक्शन चला जाता है कई बार। मतलब बताना होता है, आम के बारे में बता देते हैं, इमली के बारे में, और पता ही नहीं चलता। तो आप जब किसी के बारे में बताएं तो आप शब्दों का सही चुनाव करें और सही तरीके से फीडबैक दें, प्लस भी दें माइनस भी दें, सिर्फ माइनस ना दें। कई लोगों की आदत होती है सिर्फ उंगली करते हैं, सिर्फ नेगेटिव बताते हैं। नेगेटिव मत बताइए, लोगों का मोरल इससे डाउन होता है। अगर किसी के अंदर आप सुधार चाहते हैं तो उसको अप्रिशिएट करना ज़रूर सीखें, क्योंकि अप्रिशिएशन में बहुत पावर होती है और अप्रिशिएशन एक एवरेज आदमी से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस निकाल लेता है। तो फीडबैक में बड़ा दम होता है। आप अपना भी फीडबैक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लीजिए। आप हमेशा गुड बॉय बने मत रहिए। जो कमियां हैं, जो कीड़े हैं आपके अंदर, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप अपना भी फीडबैक ठीक से लेकर के आप उन कीड़ों को दूर कीजिए, क्योंकि व्यक्तित्व में सबके खामी होती है और हमसे अच्छा हमारे व्यक्तित्व को कोई नहीं जानता। ना हमारे पेरेंट्स, ना हमारे गुरु, ना दोस्त, ना सगे संबंधी, कोई नहीं जानता हम कितने अंदर से करप्ट हैं, कितने कमीनापन है हमारे अंदर, कितना हम हिपोक्रेट हैं, ढोंगी हैं, कितना दोगली बातें करते हैं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और अगर व्यक्तित्व में ये सभी चीज़ें हैं तो राइट फीडबैक लेकर के इन एक एक कीड़ों को आपको दूर करना चाहिए और इनका पक्का ट्रीटमेंट करना चाहिए। कंसिस्टेंसी इसका इलाज है और राइट फीडबैक इसका इलाज है। आगे बढ़ते हैं। कीप ट्रैक ऑन योर कमिटमेंट्स। आप देखिए, कमिटमेंट एंड होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल। देखिए, एक तो ये है कि आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं, कीप ट्रैक ऑन योर कमिटमेंट्स एंड होल्ड ईच अदर रिस्पॉन्सिबल। आपको अपने कमिटमेंट पे भी ध्यान रखना है और हर किसी को जिम्मेदार बनाना है। ये नहीं कि सारी जिम्मेदारी का ठीकरा आप अपने सर पे फोड़ लो कि यार ये हाँ मेरे को मालूम है मेरी वजह से हो गया। आप क्यों भैया लकीर के फकीर बन रहे हो? सारी की सारी ठेकेदारी आप ले लोगे तो सामने वाला तो चौड़ा होकर के घूमेगा कि मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है। यही जिम्मेदार आदमी है, यही बेवकूफ़ आदमी है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आप इंक्लूडिंग योर टीम इज एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड फेलियर। आप अपनी टीम को उसमें शामिल ज़रूर कीजिए, और अगर आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हम सभी एक दूसरे को उत्तरदायी ठहराएं कि भाई ये चीज़, ये गोल हमारी वजह से नहीं अचीव हो पाया, आपकी वजह से अचीव नहीं हो पाया। आप सारा ब्लेम खुद मत लीजिए। विक्टिम कार्ड मत खेलिए। कई लोगों का आदत होती है वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। वो अपने आप को बेचारा, बेबस, हाँ मुझे मालूम है मेरी वजह से ही ऐसा हो रहा है, मेरी वजह से ही झगड़ा हो रहा है, मेरी वजह से ही पनौती आ रही, मेरी वजह से। भाई तेरी वजह से आ रही है तो तू ठीक कर ले। और अगर टीम में हो आप तो टीम की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये डेवलपमेंट जो है वो मिल करके आप करें। तो एक दूसरे को आप जब तक जिम्मेदार नहीं बनाएंगे तब तक जो है जो ग्रोथ है वो मुश्किल होगी। तो अकाउंटेबल सिर्फ एक आदमी होगा तो काम नहीं चलेगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी लेगा और हर आदमी जिम्मेदारी लेने के साथ ग्रो भी करेगा। तो कमिटमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम एक दूसरे को अकाउंटेबल बनाएं। बिल्ड अ कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन योर टीम। और जिम्मेदारी लेने वाला कल्चर जो है हमें अपनी टीम में बनाना है। तो जितने लोग भी अभी तक ये कल्चर अपनी टीम में बना नहीं पाए हैं और बिल फाड़ देते हैं किसी एक आदमी के ऊपर, कोई जो सॉफ्ट टारगेट होता है उसको बेचारे को टारगेट कर लेते हैं कि हाँ तेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। क्रिकेट में आपने देखा है कि क्रिकेट में जब भी लास्ट में मैच जीतने या हारने के बाद आते हैं तो जिम्मेदारी ली जाती है कि हाँ हमारी टीम अच्छा खेली, हमारी टीम की ये कमियां थी, मैं भी जिम्मेदार था, हमारी टीम भी जिम्मेदार थी और इस वजह से हम जीते भी, इस वजह से हम हारे भी। किसी एक आदमी के ऊपर नहीं बोल देते कि यार इसने बॉलिंग बहुत खराब की, इस बेवकूफ़ की वजह से हम लोग मैच हार गए। नहीं, टीम प्लेयर होने का मतलब है आपको टीम में ये कल्चर डेवलप करना है कि आप सभी लोग अकाउंटेबल हैं और जब आप सभी लोग मिल करके इस चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे तो कोई भी गोल अचीव होगा। हमारी टीम का साइज़ आने वाले समय में बड़ा होने वाला है, हमारे सिस्टम में हमारी ग्रोथ होने वाली है, फाइनेंशियली भी हम लोग ग्रोथ करेंगे और दुनिया भर के पैसे आने वाले हैं। तो आप अपनी टीम में भी ये कल्चर बनाइए कि ये जिम्मेदारी, चाहे वो पैसा बचाने की हो, चाहे नई चीज़ें सीखने की हो, चाहे टीम को ग्रोथ करवाने की हो, चाहे एक दूसरे को टीच करने की बारी हो, हम सभी लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी है। और अगर मिल करके हम काम करेंगे और सभी लोग जिम्मेदारी लेंगे तो आने वाले भविष्य में हम लोग एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से सिस्टम ने आगाज़ किया कि थोड़े दिन पहले आपने देखा
कि एक टुगेदरनेस वाली एक छोटी सी इवेंट हमने देखी, तो सबका 10 ग्राम खून बढ़ गया कि यार कितनी अच्छी बात है। टीम को ग्रूम करवाने के लिए हमारा सिस्टम कितना कुछ इनिशिएटिव ले रहा है, लाखों रुपए खर्चा किए गए ताकि आप सभी तक, हम सभी तक ये मैसेज पहुंचे कि देखिए आपकी टीम ग्रो कर रही है और टीम के कुछ मुट्ठी भर लीडर्स आकर के आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप भी ग्रो करिए, हम आपको पूरी मदद करेंगे। तो ये टीम कल्चर हमें बनाना है। अगर हमारी टीम के अगुआ लोग, लीडर लोग हमारे लिए कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो बतौर जूनियर ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा काम करें और अपनी टीम के साथ साथ सोसाइटी, समाज, देश, इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप सब लोगों ने समय दिया। थैंक यू सो मच।